A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक बार फिर से टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 20 या फिर 25 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि N3 माइनस निम्न में से किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्वेश्चन क्या है कि N3 माइनस निम्न में से किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने आपको इस टाइप के टोटल 3 से 4 क्वेश्चंस पहले ही करवाए हुए हैं। तो आशा यही करता हूं कि बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी O2 माइनस। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। यह मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वे आयन अथवा परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे हमारा क्या लिखा हुआ था, N3 माइनस लिखा हुआ है। यहां पे 3 निगेटिव चार्ज लगा हुआ है N के ऊपर। तो अभी हम निगेटिव चार्ज पे ध्यान नहीं देंगे, अभी आप सिर्फ N पे ध्यान दीजिए। तो N से हमारा मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहां पे 7 हो जाएगी। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जब परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखिए इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज लगा हुआ है N3 माइनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 7 यहां पे निकला था N में, अब N3 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है। तो क्या कर देंगे, 7 + 3 कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी N3 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो इन चारों में से देखिए चारों ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे O2 माइनस है, ठीक है, O2 माइनस। तो देखिए O पे अभी हम ध्यान देंगे, 2 माइनस, अभी इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो O से हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी
8 होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पे जब परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस, इसके ऊपर चार्ज भी तो लगा है, अब ये 2 माइनस में यहां पे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ऑक्सीजन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो पहले तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 2 माइनस यहां पे चार्ज लगा हुआ है तो 8 और प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है तो 10 हो जाएगा। तो देखिए O2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और N3 माइनस में भी 10 है, तो ये हुए ना सम इलेक्ट्रॉनिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, अगर निगेटिव चार्ज लगा हुआ इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज यहां पे लगा हुआ था तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, अगर प्लस लगा होता तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होता। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कई बार पहले ही बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो स्टूडेंट्स यहां पे पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। और वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन 3 से 4 बार कराया है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराया था। देखिए जब 2020 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके एक दिन पहले सेम मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था और कहा था कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। तो ये 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है आपके। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए सॉल्व करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ था, इसीलिए आज मैं आपसे यहां पे टेस्ट में पूछ रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है इस टाइप का, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 80,000 कैलोरी। अब ये कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए इसके लिए ये जो क्वेश्चन आपका, इसके लिए हमारा एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ऊष्मा की मात्रा हमसे पूछा हुआ, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है M इंटू S इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें यहां पे दी गई। तो सबसे पहले हमें यहां पे M की वैल्यू पता है। M की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? M की वैल्यू हमें दी गई है यहां पे 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमें पता है। फिर इसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखा है कि पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, तो ये हमारी डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी गई है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये डेल्टा टी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो डेल्टा टी मैंने यहां पे लिख दिया। डेल्टा टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस है, इस 50 डिग्री सेल्सियस में से, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस में से हम लेस कर देंगे किसको, 10 डिग्री सेल्सियस को। तो हमें क्या मिलेगा, 50 में से 10 आप लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 40 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यानी डेल्टा टी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 40 और डिग्री सेल्सियस, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको एक चीज यहां पे नहीं दी गई है। क्या नहीं दी गई है, यहां पे आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था। आपको याद रखना होगा कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये S की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया था, आपको अपनी तरफ से रखना होगा, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया था 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में, सेम क्वेश्चन आया है, आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली, अब फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए Q इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया Q इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला आपका M इंटू S इंटू डेल्टा टी होता है। इसी में सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। तो M की वैल्यू आपकी क्या है, तो देखिए अभी मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ऊपर लिखता हूं। तो Q इज इक्वल टू हमारा होता है M इंटू S इंटू डेल्टा टी होता है। तो ये मैंने लिखा, M की वैल्यू 2000, ये S की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो S की जगह हम रखेंगे 1 को, और डेल्टा टी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, डेल्टा टी की वैल्यू हमने 40 निकाली हुई थी। अब इसी को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको 80,000 कैलोरी मिल जाएगा। ठीक है, तो कहां पे दिया हुआ था, ये हमारा दिया हुआ था 80,000 कैलोरी ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या किया गया था, यहां पे आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान नहीं दिया गया था, ये आपको अपनी तरफ से याद करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते, 2020 में पूछा गया था और मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए यहां पे एक तरफ धातु लिखे हुए हैं और एक तरफ उनका अयस्क यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम का अयस्क लिखा है डोलोमाइट। फिर इसके बाद कॉपर लिखा है, कॉपर का अयस्क लिखा हुआ है चेल्कोसाइट। ठीक है, फिर ऑप्शन सी आपका दिया है कैल्शियम, और कैल्शियम का अयस्क यहां पे बोरैक्स लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी आपका दिया है कि सभी मिलान सही है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2020 का पेपर चेक कीजिएगा, ये गलत मिलान इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसीलिए मैं आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता हूं और मैंने आपको कई बार कराया भी हुआ है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो गलत मिलान है ये है ये वाला कैल्शियम वाला जो आपका दिया है, जो कैल्शियम का बोरैक्स लिखा हुआ है। तो देखिए कैल्शियम का अयस्क बोरैक्स नहीं होता है, ये जो बोरैक्स है ये किसका होता है, ये सोडियम का अयस्क होता है। किसका होता है, सोडियम का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो यही मिलान आपका यहां पे गलत हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अयस्क डोलोमाइट होता है, कॉपर का अयस्क चेल्कोसाइट होता है, चेल्कोसाइट जिसे आप कॉपर ग्लांस के नाम से भी जानते, ध्यान रखिएगा, चाहे चेल्कोसाइट बोलिए चाहे कॉपर ग्लांस बोलिए। तो कॉपर का अयस्क चेल्कोसाइट या फिर कॉपर ग्लांस ये होता है। लेकिन जो कैल्शियम का अयस्क बोरैक्स लिखा है, ये बोरैक्स नहीं होता, बोरैक्स सोडियम का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं, जिप्सम होता है, लाइमस्टोन होता है, फास्फोराइट होता है, फ्लोरस्पार होता है, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो बोरैक्स नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब आज वीडियो के लास्ट में देखते हैं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके सभी क्वेश्चन के आंसर यहां पे करेक्ट होते हैं। 2 दिन टेस्ट लिया था, कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला था कि किसी के सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हो। आज पता चलेगा, देखते कोई ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन सा समूह आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है।
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अभी उस दिन के टेस्ट में, जो इससे पहले आपका टेस्ट लिया था, वहां भी मैंने आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को सबसे पहली बात आप अच्छे से समझिए, फिर अपना आंसर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन आपको अपनी बुक से नहीं देखने को मिलेंगे और इस बार पेपर के पैटर्न में काफी चेंजेस हुए हैं। ऑनलाइन पेपर होगा, ग्रुप ए का समय भी कम कर दिया गया है, तो क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के, सी और एस सी। के से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम से। Ca से हमारा मतलब हो जाएगा कैल्शियम से और Sc से मतलब हो जाएगा स्कैंडियम से। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो समूह है, ये वाला समूह, ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में यानी सेम पीरियड में उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले के लिखा है। के से हमारा मतलब किससे होता है, के से हमारा मतलब होता है पोटेशियम से। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 19, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद Ca लिखा, Ca से हमारा मतलब होता है कैल्शियम से। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। फिर इसके बाद यहाँ पे Sc लिखा है, Sc से हमारा मतलब स्कैंडियम से होता है। स्कैंडियम का होता है एटॉमिक नंबर 21। तो देखिए परमाणु क्रमांक 19, 20 और 21, यानी पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं। आवर्त की बात हो रही है, पीरियड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये तीनों एक ही आवर्त में यानी समान आवर्त में उपस्थित हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और जो अदर ऑप्शंस आपके दिए हैं ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहेंगे कि ये हमारी बुक का क्वेश्चन नहीं था इसीलिए हम नहीं कर पाए, तो ऐसा बहाना नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, आप चैप्टर चेक कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी वाला। जाके चैनल पर जाइएगा, 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर चेक कीजिएगा। यही क्वेश्चन मैंने आपको सेम कराया हुआ है, इसीलिए आज के टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उसके जीवन काल में 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन ए दिया है रदरफोर्ड को, ऑप्शन बी दिया है हेनरी बैकुरेल को, ऑप्शन सी दिया है जे थॉमसन को और ऑप्शन डी दिया है मैडम क्यूरी को। तो देखिए जिस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अपना रिवीजन किया होगा, उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन क्या है, नया है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहेंगे ये हमारी बुक का नहीं है। जी हाँ, ये अरिहंत की बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं आपको कई बुक्स से क्वेश्चन करवाता हूं, एक ही बुक से नहीं पढ़ाता हूं। कई बुक मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं अलग अलग बुक से आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि देखिए आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक ही बुक से सभी क्वेश्चन नहीं आते, अलग अलग बुक से पूछे आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी मैडम क्यूरी को। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैडम क्यूरी को उनके जीवन काल में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक बार रसायन विज्ञान में तथा दूसरी बार भौतिक विज्ञान में। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन यहां पे है कि किरचॉफ का
द्वितीय नियम आधारित है? ऑप्शन ए दिया है धारा के संरक्षण पर, ऑप्शन बी दिया है आवेश के संरक्षण पर, ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा के संरक्षण पर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है, यह क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर अब बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण पर। ध्यान रखिएगा, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। अगर यही आपसे यह पूछ लिया जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, क्या पूछ लिया जाए, द्वितीय की जगह लिख दिया जाए किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा आवेश के संरक्षण पर आधारित है। लेकिन यहां पे द्वितीय पूछा हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा के संरक्षण पर। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस ये आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है FeH2O, फिर यहां पे 6 लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर देखिए यहां पे ये 6 यहां पे लिखा हुआ है, फिर Cl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा ही। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम यहाँ पे दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर अपना करेक्ट आंसर बताइए। तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, तब तक आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है Fe। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं Fe, ये लिखा, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है H2O, ये लिखा, फिर वहां पे बाहर 6 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद Cl3। अब इसमें हमें यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, यानी आयरन की, यानी लोहे की। तो देखिए Fe, इसको हम क्या करेंगे, X मान लेंगे। तो Fe की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Fe की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा X, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन मैंने यहां पे लगा दिया। अब देखिए यहां पे H2O लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो देखिए जो H2O है, ये जल जो होता है ये उदासीन अणु होता है, ध्यान रखिएगा, उदासीन अणु होता है। या फिर आप H2O को निकाल भी सकते हैं, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल भी सकते हैं, अभी मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो H2O जो है ये उदासीन अणु है, तो आप डायरेक्ट यहां पे 0 लिख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप बताया इसकी जगह आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप H2O को निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। साइड में मैं यहां पे H2O इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। H2O को जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे H से हमारा मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहां पे है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, यानी H2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे H2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस का साइन लगा देता हूँ, फिर O यहाँ पे है, O से हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 होता है। अब यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 2, और H2O के ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो 0 यहाँ पे हो जाएगा =। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 ही तो आएगा। देखिए 0 = 0, क्या आया, 0 ही तो आ गया। तो देखिए सॉल्व करने पर भी हमें 0 मिल गया। या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखिएगा। तो H2O की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे H2O की जगह हम लिखेंगे 0, और यहाँ पे 6 लगा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 6 यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे H2O जो आपका लिखा है, और ब्रैकेट के बाहर जो आपका यहाँ पे 6 लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 0,
ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे Cl से मतलब क्लोरीन, और कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 × -1 इज इक्वल टू -3 आएगा, और ये प्लस लगाया, प्लस माइनस मिलके आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखिए 6 × 0 करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट मैं यहां पे 0 लिख दे रहा हूं। क्या फायदा, अभी अगले स्टेप में 0 करते तो पहले ही कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप 6 × 0 करेंगे तो आपको 0 ही तो मिलेगा। तो देखिए 0, और यहां पे Cl3, इसको सॉल्व करने पर देखिए यहां पे माइनस होगा, और क्या हमारा आया हुआ था, 3 आया हुआ था, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे FeS2O जो 6Cl3 आपका लिखा, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं यहां पे। अब देखिए X, अब 0 में से 3 को लेस करेंगे तो -3 आएगा, ये -3 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0। या फिर अगले स्टेप में x इज इक्वल टू -3 को जब बराबर के इधर 0 के पास भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। सॉल्व करने पर +3 मिला कि नहीं मिला। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते, +3 कहां पे है, ये दिया है ऑप्शन सी में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। तो +3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स 12th पास आउट होंगे ना, उन्होंने ये जरूर सॉल्व किया होगा। तो देखिए जो H2O के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो H2O जो है ये उदासीन अणु है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। +3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है। ऑप्शन ए दिया है तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन बी दिया है द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, ऑप्शन सी दिया है कांच में पड़ी दरार का चमकना, और ऑप्शन डी दिया है ए व सी दोनों। मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। जब मैंने आपको अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा फिजिक्स की, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले ही कराया हुआ, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांच में पड़ी दरार का चमकना। इस घटना का संबंध पूर्ण आंतरिक परावर्तन से है। और इसके अलावा जो यहां पे दिया है तारों का टिमटिमाना, यह किस घटना पर आधारित है, तो यह अपवर्तन पर आधारित है, अपवर्तन की घटना पर आधारित है। और ऑप्शन बी जो दिया है द्रव में अंशतः डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते, ध्यान रखिएगा। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे आते, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं आता, बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं आता, मीडियम क्वेश्चंस आते, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एसिड बेस और सॉल्ट्स वाला, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया और पहले मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर CH3COOH इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, फिर दिया है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका दिया है। इन चारों में से सबसे दुर्बल अम्ल है,
ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, HCl, H2SO4, CS3COOH और ऑप्शन डी दिया है HNO3। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सबसे दुर्बल है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ना होगा और एसिड बेस वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ाया हुआ है और थ्योरी सहित बताया हुआ है और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, CH3COOH। इसको हम जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे दिए गए अम्लों में जो CH3COOH है ये दुर्बलतम अम्ल है क्योंकि यह जल में आंशिक रूप से आयनित होता है। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे HCl दिया है, HNO3 दिया है और H2SO4 दिया है, ये जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है, ये प्रबल अम्ल है। क्या है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे CH3COOH दिया है, ये जो एसिडिक एसिड है, ये इन सबसे दुर्बल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा यहाँ पे है, तो ये आपका है CH3COOH। ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था गलत मिलान वाला, वहां पे सिरका लिखा हुआ था, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, सिरका लिखा हुआ था और इसका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो देखिए सिरका जो होता है एसिटिक एसिड होता है उसमें, इसीलिए इसका फॉर्मूला, सिरके का फॉर्मूला लिखा जाता है CH3COOH। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं पहले से ही, ठीक है। वैसे जो आपका होता है CH3COOH, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे गलत मिलान बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। देखिए एक तरफ यहाँ पे आपकी धातुएं लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ उनका यहाँ पे लैटिन नेम लिखा हुआ है, लैटिन नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए सोडियम लिखा है, सोडियम का लैटिन नेम यहाँ पे, सोडियम का लैटिन नेम लिखा है नेट्रियम, पोटेशियम का लिखा है कालियम, लेड का लिखा है प्लम्बम और चांदी का लिखा है क्यूप्रम। तो देखिए इन चारों में से एक जो है वो गलत है, वही आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ही सिलेबस बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए, वो मैं आपको जल्द से जल्द पढ़ा के आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा। जब टेस्ट लेता हूं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स नए हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि सर ये चैप्टर आपने पढ़ाया, ये आपने पढ़ाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप चैनल पर जाइएगा, 2021 की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी लाइन से, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तभी आपसे मैं यहाँ पे टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिना पढ़ाए नहीं पूछ रहा हूं, ये सब पढ़ाया हुआ है इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया होता है, जो मैं आपको पढ़ा देता हूं, सेम उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। देखिए जो चांदी होता है इसका लैटिन नेम क्या होता है, चांदी का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्जेंटम जो होता है ये चांदी का लैटिन नेम होता है, ना कि क्यूप्रम। ये जो क्यूप्रम लिखा है ये कॉपर का होता है। किसका होता है, ये कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है और चांदी का क्या होता है, अर्जेंटम होता है। और इसके अलावा सोडियम का नेट्रियम होता है, सही है। पोटेशियम का कालियम होता है, ये भी आपका सही है। और लेड का जो प्लम्बम होता है ये भी सही है, लेकिन चांदी का क्यूप्रम नहीं, अर्जेंटम होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत मिलान है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी हरा दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बैंगनी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यानी बैंगनी इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि जेल्डाल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको यह क्वेश्चन 2 बार कराया हुआ है। जब मैंने आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी केमिस्ट्री के, तो वहां पे मैंने आपको 2 बार ये क्वेश्चन बताया हुआ था। तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन यहां पे है कि जेल्डाल विधि निम्न में से किसके लिए प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसी क्वेश्चन से मुझे यह पता चल जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार मैंने आपको बताया हुआ है। अगर इसके बाद आप लोग गलत करते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तब। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लिया, अपना आंसर भी कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख पा रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। और इसका करेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहली बार करवाया हुआ था। इस बार करेक्शन मैंने आपको करवा दिया था, यह भी बता दिया था कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। यह इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग ही दिया गया। क्या दिया गया है, यह दिया गया है नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, जो कि क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर नेम बता देता हूं। चैप्टर का नाम क्या है, अपने केमिस्ट्री का सिलेबस चेक कीजिएगा। केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका 22 है। अरिहंत की बुक में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 22 है। चैप्टर नंबर 22 में जाइएगा और आप क्वेश्चन नंबर 14 चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जब चेक करेंगे आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा। आपकी बुक में, अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। सही आंसर होगा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। करेक्शन कर लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था अभी कि क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक बार पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। सही आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। अगर इसके बाद भी आप लोगों ने गलत किया है तो इसमें आपकी गलती है। यहीं से पता चल जाता है कि कितनी पढ़ाई आप लोगों ने अभी तक की है और कितने अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए। और देखिए मैंने आप लोगों से कहा था अभी तक एक भी ऐसा स्टूडेंट यहां पे नहीं मिला कि जिसके सभी आंसर करेक्ट हो। 12 क्वेश्चन अभी तक मैंने पूछा, एक सिंगल स्टूडेंट अभी तक ऐसा नहीं है कि जिसका 12 के 12 सभी क्वेश्चन करेक्ट हो। सबका कहीं ना कहीं गलत हो गया, फिर से एक बार हो गया, लगातार तीसरी बार। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा केमिस्ट्री वाली, वहां पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अलग से करवाए हुए हैं। उन्हीं न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको ये भी करवाया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कुछ तत्वों को
उनकी आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है। तो तत्व कौन से हैं? Na यानी सोडियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Al यानी एल्यूमिनियम, Si मतलब सिलिकॉन और P से हमारा मतलब हो जाएगा फास्फोरस, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ तत्व। फिर पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है, यानी जो तत्व आपको दिए गए हैं ये, इनमें से सबसे बड़े आकार का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है सोडियम यानी Na, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है ना, ये टोटली कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं तो उनको मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को जाके 2021 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको अलग से सॉल्व कराए हैं और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। ये अरिहंत की बुक का क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास दूसरी बुक है, उस बुक में ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अरिहंत की बुक से ही सभी क्वेश्चंस आते हैं, अलग बुक से भी आते हैं। 2020 में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, 10 से 12 क्वेश्चन दूसरी बुक से आए हुए थे, दूसरी बुक से आए हुए थे, और वो बुक वही थी जिस बुक से मैं आपको पढ़ाता हूं, जो दूसरी बुक्स मेरे पास अदर बुक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने अपना आंसर कर लिया होगा, आंसर कर लिया है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा Na यानी सोडियम। अब क्यों हुआ, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, डिटेल में बताने जा रहा हूं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, आवर्त सारणी में, ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। कॉन्सेप्ट क्या है, लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यह है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। तो मैं यहां पे एलिमेंट्स को दिखाता हूं। देखिए, Na के बाद Mg के बाद Al, फिर SiP आपका लिखा है। और मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो देखिए, सबसे लेफ्ट में, यहां पे सबसे लेफ्ट में यहां पे कौन सा है? ये सोडियम है ना। और सबसे राइट में आपका क्या पड़ रहा है? यहां पे राइट पे देखिए, राइट में यहां पे क्या आ रहा है? फास्फोरस आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो देखिए, जो सबसे लेफ्ट में होगा, जो सबसे लेफ्ट में होगा, वो सबसे बड़े आकार का तत्व होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब Mg होगा, इसका थोड़ा छोटा हो जाएगा, Mg के बाद Al, इसका और छोटा, Si का और छोटा, और फास्फोरस यानी P का सबसे छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, परमाणु का आकार यहां पे घटता हुआ चला जाएगा, घट जाएगा। और हमसे पूछा है सबसे बड़े आकार का तत्व, तो देखिए, जो सबसे लेफ्ट में यहां पे है Na, यही तो सबसे बड़े आकार का तत्व होगा, और जो सबसे राइट में होगा वो सबसे छोटे आकार का हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी कई बार बताया है। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये सब क्वेश्चंस आपको कोई नहीं करवाएगा, आप चाहे जहां पे पढ़िए, किसी से भी पढ़ते होंगे, किसी ने भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया होगा, ये केवल मैं ही करवाता हूं। आप चेक कर लीजिएगा, कहीं भी पढ़ते होंगे आपको किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन कराया है? अगर कराया है तो बताइए कमेंट करके। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी ध्रुव पर भार से थोड़ा कम, ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम। ये 4 ऑप्शन आपने देख लिए। अपना आंसर मुझे सबसे पहले बताइए, ठीक है, आंसर बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। और आज भी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसके सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लगातार तीसरी बार टेस्ट ले रहा हूं। पहले दिन
लिया था वहां भी कोई नहीं मिला, दूसरे दिन लिया वहां भी कोई नहीं मिला, और आज भी यहां पे कोई नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, तो ये 0 है। ठीक है, क्यों 0 है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान 0 होने के कारण, यानी 0 होने के कारण किसी पिंड का भार 0 होता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान 0 होने के कारण, 0 होने के कारण किसी पिंड का भार क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, बेसिक लेवल का टेस्ट ले रहा हूं। यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस दिन हाई लेवल का टेस्ट लूंगा वहां पे क्या हालत होगी, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं एक जगह अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक से पढ़िए, अपना रिवीजन कीजिए। देखिए इजी क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए इजी क्वेश्चन में भी एक कंडीशन होती, इजी क्वेश्चन आप पढ़िए, ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए इजी क्वेश्चन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पे आधारित हो उनको पढ़िए। ये मत सोचिए कि अरिहंत की बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को हम अच्छे से याद कर लेते हैं, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप 2020 का पेपर चेक कर लीजिए, 19 का चेक कर लीजिए, कितने क्वेश्चन आपको अरिहंत की बुक से मिलेंगे? बहुत ही कम मिलेंगे। 2020 में मैंने आपको अरिहंत की बुक से क्वेश्चन कराए थे, कुछ अदर बुक से क्वेश्चन कराए हुए थे, और कुछ मैंने अपनी तरफ से अलग से करवाए हुए थे। और केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले हुए थे 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, जो मैं अलग से क्वेश्चन करवाता हूं, जो आपकी बुक के बाहर के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए थे जो मैंने करवाया हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 0। अब देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? यह क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में ही कराया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने सभी टेस्ट दिया हुआ है, सभी टेस्ट दिया है, उनको पता होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अभी ऐसे पहली बार अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। और जैसा कि आप सब लोग जानते कि कल होली है, ठीक है, कल होली है, तो कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कल आप लोगों का हॉलीडे रहेगा। और सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप सभी को हैप्पी होली, ये मैं आपको सबसे पहले बोल दे रहा हूं यहाँ पे। और कल आपकी क्लास नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर मुझे सबसे पहले बताइए। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला H2S होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और वैसे टेस्ट में मैंने आपसे पहले ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आज के टेस्ट में मैंने आपसे 15 क्वेश्चन पूछे। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसका 15 में से 15 सही हो, 15 आउट ऑफ 15 हो, कोई नहीं है। मैंने देख लिया, यहाँ पे पता ही चल गया, कोई नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर आज किया है, आज का स्कोर आपका क्या है। इससे पहले जो टेस्ट लिया था मैंने आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपना स्कोर ही नहीं बताया। मैंने पूछा था कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या है, कुछ लोगों ने बताया ही नहीं, लेकिन आज जरूर बताइएगा। और वैसे मुझे पता है कि किसने कितना सही किया है, ठीक है, पता चल जाता है कि किसने कितना सही किया है। तो ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपने कितना सही किया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।